गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, हमने आपका सडनली टेस्ट लिया था। 13वां जो लेसन हमने पढ़ा था उसका हमने टेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो आगे जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक चल रहा है, आपको उसको समझना है, क्लियर याद करना है, अपने मस्तिष्क में रखना है। कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है, कभी भी आपका टेस्ट हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो देखिए, आगे अपना जो पाठ है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अर्थशास्त्र हमने चालू की है ऑफलाइन क्लासेज में। 14वां लेसन और 16वां लेसन आपका कंप्लीट हो चुका था। 15वां लेसन अपना बचा हुआ था, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, अर्थ मीन्स कमाना। देखिए, चाहे से परिवार हो चाहे राष्ट्र हो, यदि कमाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो परिवार में आप देखते हो, आपके पापा जी हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। और वो कार्य किससे जुड़ा हुआ होता है? या तो उत्पादन से जुड़ा हुआ होगा, या फिर व्यापार से जुड़ा हुआ होगा, या फिर उपभोग से जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो कार्य करने की जो क्रियाएं हैं, उन्हीं को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आपको सरल से शब्दों में इसको समझना है। जब तक आप अर्थव्यवस्था को समझोगे नहीं तो आगे आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। सर्वप्रथम अपने को सिर्फ सिंपल सी भाषा में ये समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। यानी कार्य करने की जो क्रियाएं हैं, कार्य करने की क्रियाओं का जो तंत्र बना हुआ है, वो अर्थव्यवस्था है। तो हमारे को अर्थव्यवस्था की परिभाषा याद करनी है। अब मैंने अभी आपको समझाया कि कार्य किससे जुड़े हुए होते हैं। आपको साथ बोलना है मेरे साथ। अपनी नोटबुक आप खोल के रखिए, उसमें भी परिभाषा लिखी हुई है। सिर्फ पहले 2 शब्दों को याद करना है, फिर उसके बाद में 3 शब्दों को याद करना है। पहले जो 2 शब्द हैं वो है वस्तुएं और सेवाएं। पहले जो 2 शब्द हैं वो है वस्तुएं और सेवाएं। अगले 3 शब्द हैं वो है उत्पादन, व्यापार और उपभोग। 5 शब्द हो गए। आपको बोलना है, पहले 2 शब्द हो गए वस्तुएं और सेवाएं, अगले 3 शब्द हो गए उत्पादन, व्यापार और उपभोग। अब बस इन 5 शब्दों से अपनी पूरी परिभाषा बन जाएगी। देखिए, किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग से जुड़े हुए तंत्र को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। तो देखिए अपनी परिभाषा, एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा हुआ जो तंत्र है वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, परिभाषा सबके समझ में आ गई है। आपको परिभाषा अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, लिखना है। बार बार इसको लिख के याद करोगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। केवल आपको 5 शब्द याद करने हैं, वस्तुएं, सेवाएं, उत्पादन, व्यापार और उपभोग। इनसे आपकी परिभाषा कंप्लीट। आ गया समझ में सबके? अब देखिए आगे, अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। अब देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको, आप उसको अच्छी तरह समझना। वो अपने परिवार पे भी लागू होता है और अपने देश पे भी लागू होता है। अर्थव्यवस्था की अपन देखते हैं, सुनते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, एक देश की अर्थव्यवस्था है अर्धविकसित, एक देश की अर्थव्यवस्था है विकसित अर्थव्यवस्था। तो हम जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे कि अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है और विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है। इस 2 शब्दों से आपको समझना है इसको, गरीबी और अमीरी।
गरीबी है उसको हम अविकसित मानेंगे, जो अमीरी है उसको विकसित मानेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखिए अब दो परिवारों की हम तुलना करते हैं, आपके ईजीवी में पूरा समझ में आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है। इस पार्ट से आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आप सभी को पता है। 15वां पार्ट है, उसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब 4 नंबर का प्रश्न है, बड़ा ही होगा, एक पन्ना आपको भरना होगा। तो उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है, सिर्फ एक बार इनको समझने की जरूरत है, बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा आपको। देखो 2 ही प्रश्न पढ़ेंगे, दोनों प्रश्नों को आपको क्लियर याद करना है। प्रश्न आपके जैसे पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित रूप में समझाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित रूप में समझाइए। अब मैं जो उदाहरण दे रही थी वो आप ध्यानपूर्वक सुनना। 2 परिवार है, एक अमीर है एक गरीब है। अब आप देखना, हमेशा उसमें तुलना की जाती है कि वो परिवार इतना अमीर कैसे है, भाई क्या कारण है। एक परिवार गरीब है, वो इतना गरीब क्यों है। वैसे ही अर्थव्यवस्थाएं हैं देशों की, एक देश विकसित कैसे है, एक देश विकसित या अविकसित कैसे है। तो हम सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को ही पढ़ेंगे। तो जैसे अमीर परिवार है, हम देखते हैं कि पहले से ही वहाँ उनके जो आय के स्रोत है वो बड़े बड़े हैं, यानी उनका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चल रहा है, या उस परिवार में शिक्षित व्यक्ति हैं, या फिर व्यापार अच्छा खासा चल रहा है, उपभोग अच्छा खासा हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी हुई है, उस परिवार के व्यक्ति गरीब नहीं है, उनको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। इन सब को मिलाने से हम यही तुलना करते हैं कि वास्तव में वो परिवार अमीर है और एक गरीब परिवार है। तो हम देखते हैं कि उस परिवार में या तो व्यक्ति अशिक्षित है, या फिर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, या मतलब कोई व्यक्ति है जो हमेशा ही बीमार चल रहा है, तो वो बीमारी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उनके जो आय के स्रोत है वो कम है, उनके पास व्यापार नहीं है, उपभोग नहीं हो पा रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो इस प्रकार से वो परिवार गरीब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखिए बेटा, हम जो हमारा पहला प्रश्न है उसको समझेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका पहला पॉइंट है निम्न प्रति व्यक्ति आय। अभी मैंने समझाया निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कैसे ज्ञात की जाती है। पहले आपने 14वें लेसन में पढ़ा है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात की जाती है। तो मैं वो भी रिवीजन करवाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनना। किसी देश की जनसंख्या में किसी देश की तीनों स्रोतों से प्राप्त आय, अब वो 3 स्रोत कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो ये तीनों क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्रों में जो कुल उत्पादन हो रहा है, कुल आय हो रही है, उसमें हम जनसंख्या का भाग देके प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। अब एक उदाहरण आप ध्यानपूर्वक सुनना। एक परिवार है, परिवार में 5 व्यक्ति हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे। एक परिवार है, परिवार में 5 व्यक्ति हैं, पांचों के अलग अलग कार्य हैं। यदि हमको एक व्यक्ति की आय ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वो 5 व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई 10,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 4,000 कमा रहा है, और कोई मान लो 10,000 कमा रहा है। एक व्यक्ति है जो 20,000 कमा रहा है। अब तीनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30, 40, 49। अब 49 में कितने का भाग देना है अपने को, 5 का, या फिर इसको 5 कर दो, ये 50 हो गए, 50 में 5 का भाग देना है, तो एक व्यक्ति की आय हो गई 10,000। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, 10,000। हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, तो ये प्रति व्यक्ति आय हो गई उसकी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देश पे लागू होता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे, यानी उस देश की कुल आय तीनों स्रोतों से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र,
और उसमें किसका भाग दे देंगे हम, देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अब देखिए हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अन्य देश है जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, चीन है, इन देशों से हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। 2015 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी हमारे देश की वो 1590 रुपए प्रति व्यक्ति, 1590 रुपए अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। तो आप देखो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो ये एक कारण है हमारे देश की अर्थव्यवस्था अर्धविकसित होने का। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा अपना पॉइंट है जीवन की निम्न गुणवत्ता। अभी मैंने आपको परिवार का उदाहरण देके समझाया था। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो अहम स्रोत है किसी भी देश की आय को बढ़ाने के घटक है और किसी परिवार की आय को बढ़ाने के घटक है। यदि ये दोनों सही है तो अर्थव्यवस्था एकदम बढ़िया है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, कोई परिवार शिक्षित है, स्वास्थ्य सेवाएं उसको टाइम से मिल रही है, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है तो वो अच्छी तरह काम करेगा। इसी प्रकार देश में यदि साक्षरता दर अच्छी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह मिल रही है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी होगी। तो जीवन की निम्न गुणवत्ता भी अविकसित अर्थव्यवस्था का रूप है। यानी यदि कोई देश पिछड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जीवन की निम्न गुणवत्ता उस देश में है। तीसरा है गरीबी की समस्या। अब आप ही समझते हो यदि किसी देश में गरीबी ज्यादा है तो उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। यानी व्यक्ति गरीब है, कोई कार्य करने लायक नहीं है, यानी गरीब व्यक्ति है तो उसके पास आमदनी नहीं, आय नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, कैसे व्यापार करेगा, कैसे उपभोग करेगा, कैसे उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार किसी देश, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अविकसित रूप में है तो इसका मतलब वहां की जो जनसंख्या है वो गरीब है। अगला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। यानी हमारे देश में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यानी जहां 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं वहां 10 व्यक्ति कार्य करते हैं। अभी आप ग्रामीण इलाके में चले जाओ, कृषि पर आधारित है, तो वहां पर जिस कृषि कार्य को 5 व्यक्ति कर सकते हैं वहां 20 व्यक्ति लगे रहते हैं। यदि मान लो हम वहां से 5 व्यक्ति कार्य करें, 10 व्यक्तियों को निकाल दे तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अविकसित रूप में है, इसका मतलब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। इसी प्रकार जननांकीय कारक, हमारे देश में जन्म दर है, मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो बहुत ही ज्यादा है। जन्म दर बहुत ज्यादा है। जन्म दर बढ़ने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अविकसित रूप में है। अब आ जाओ बेरोजगारी की समस्या। यानी कोई व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार है और ऐसी समस्या है, उसको बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाने से कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है और बेरोजगारी की समस्या पनप रही है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अविकसित रूप में है। फिर अगली है पिछड़ी हुई तकनीक। या आप देख रहे हो जो भी देश विकसित है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी वहां पर जो तकनीक है वो बहुत एक्स्ट्रा है, यानी नई नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में नई तकनीक नहीं है, जो ओल्ड तकनीक चली आ रही है, ओल्ड टेक्निक चली आ रही है, टेक्नोलॉजी है, उसी का प्रयोग किया जा रहा है। नए नए आविष्कार नहीं हो रहे हैं, पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उत्पादन कम हो रहा है। अब अगला है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में है कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है वो कम है, कृषि पर व्यक्ति ज्यादा आश्रित है। तो ये जो पॉइंट है इनको आपको बार बार अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छी तरह याद करना है। मैंने समझा दिया है और थ्योरी आपको अपनी बुक में और अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, अब यही है विकसित कोई देश है, यदि जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित है, जैसे हमारा देश की अर्थव्यवस्था विकसित है, तो इसका मतलब ये जो है इनका विपरीत हो जाएगा। जैसे हमारा पहला पॉइंट है पर्सन, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया अपना, ठीक है, समझ रहे हो आप। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको HW में ये दोनों प्रश्न करने हैं। आपको अपनी नोटबुक में दोनों प्रश्नों को लिखना है और याद करना है। ये जो पॉइंट है उनको लिख लिख के याद करना है, बार बार लिखना है। 2 पॉइंट याद कर लिए, दोनों को लिखना है।
फिर उसके बाद में अगले 2 पॉइंट और याद कर लिए, फिर चारों को एक साथ लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी, शब्द हैं वो शुद्ध नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। तो ये पहला प्रश्न अपना हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है, लिखिए। दूसरा प्रश्न हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है, लिखिए। तो पहला है, यदि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकसित है तो क्यों है, ऐसे कौन से कारण है। पहला तो वही हो गया, राष्ट्रीय आय, यानी यहाँ की राष्ट्रीय आय है वो बहुत अच्छी है, यानी हम इतना उत्पादन कर पाते हैं कि अन्य देशों को भी व्यापार कर सके, अन्य देशों को बेच सके। यानी हमारे देश में जो जनसंख्या है वो वस्तुओं का उपभोग करने के बाद भी इतनी बचत हो जाती है कि हम दूसरे देश को बेच सके, तो राष्ट्रीय आय हमारी अच्छी है। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय में यदि ग्रोथ है तो इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी चल रही है, विकसित अर्थव्यवस्था है। और सतत एवं तीव्र वृद्धि किसमें, प्रति व्यक्ति आय में, यानी एक व्यक्ति आज 5,000 कमा रहा है तो वो ये कोशिश करता है मैं आने वाले समय में 20,000 कमाऊं, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय निश्चित बढ़ेगी। तो ये है अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। दूसरा अपना पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना, देखिए हमने 14वें पाठ में पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ा था ना आप लोगों ने, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ध्यान से सुनना, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल हमारे को प्राप्त होता है उनको वस्तुओं में परिवर्तित करके अनेक रूप दिया जाता है, उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसलिए ये काम कहाँ होता है, उद्योगों में, इसलिए हम इसको कह देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, यानी इसमें सेवाओं के बजाय, इसमें वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन होता है, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखें। अर्थव्यवस्था की संरचना, अब देखिए पहले प्रारंभ में तो जो व्यक्ति थे वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे, यानी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे। फिर धीरे धीरे व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में लग गए, यानी द्वितीय क्षेत्र में आय ज्यादा होने लग गई। अभी आप देखते हो तृतीय क्षेत्र में लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, जो आय सबसे ज्यादा हो रही है वो हो रही है तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में। अभी इसको भी 2 रूपों में बांट दिया गया है, विशाल तथा तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र। अभी मैंने बताया जो सेवा क्षेत्र है वो अभी आप ही देखते हो, आप बच्चे हो, आप खेती नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पेरेंट्स, मान लो कोई भी खेती कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा खेती करे, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स भी ये चाहेंगे मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे, और आप भी इसीलिए पढ़ रहे हो कि आगे जाके हम गवर्नमेंट जॉब करें। तो अभी वर्तमान में किसका रुझान है, सेवा क्षेत्र का। फिर उसके बाद में व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन, यानी व्यवसाय की जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। कृषि से पहले कृषि में व्यक्ति लगे हुए थे, फिर उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र में लग गए और वर्तमान में सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ अब देखिए तीसरा अपना पॉइंट है, आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक आधार संरचना में सुधार, जो हमारे देश की साक्षरता दर है वो है 74.04%, यानी अभी भी हमारे देश की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। तो और जो सामाजिक आधार संरचना है, अभी आप देखो हमारे समाज में कई व्यक्ति है वो विकसित है, कई परिवार है अर्ध विकसित है, कई परिवार बहुत मतलब आमदनी का जो स्रोत होता है वो अलग अलग होता है। अब आप देखिए अन्य कारक, तो देखिए आपको ये सभी अपनी नोटबुक में लिखना है, प्रश्न करना है और
अब जो हमारा जो लेसन रह गया है उसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।